हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ आप बिल्कुल ठीक होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। आज का जो मेरा वीडियो रहने वाला है जनरली वो पढ़ेंगे हम गर्भधारण के दौरान पुष्टाहार की आवश्यकता। कि अगर कोई स्त्री प्रेग्नेंट है या गर्भधारण है या गर्भवती है तो उसको कौन कौन से आहार लेना चाहिए, कौन कौन से संतुलित भोजन करना चाहिए और भोजन में क्या लेना चाहिए। मैंने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था प्रसव के बारे में कि प्रसव क्या होता है, प्रसव में आने वाली समस्याएं कौन होती हैं। प्रसव के बारे में पढ़े थे, पूरा डिस्कस अच्छे से किया था। फिर मैंने MCQ टाइप क्वेश्चन भी प्रसव के करवाए थे कि हाँ प्रसव में कौन कौन से MCQ टाइप क्वेश्चन बनते हैं। तो मेरा जो वीडियो था वो 27 नाम से था, पार्ट 27 था। पार्ट 27 से वीडियो मेरी प्लेलिस्ट पे पड़ा हुआ है और मैंने उसके MCQ टाइप भी क्वेश्चन करवाए हैं। तो आप अगर MCQ टाइप क्वेश्चन करना चाहते हैं हर, तो उसको भी उस वीडियो को देख सकते हैं। और हम इस वीडियो में जनरली बात करने वाले हैं गर्भधारण के दौरान पुष्टाहार की आवश्यकता क्यों होती है। और अगर पुष्टाहार जो है मतलब जो संतुलित आहार कोई माँ नहीं लेगी, अगर कोई माँ जो गर्भवती है, कोई बहन गर्भवती है, अगर वो पुष्टाहार नहीं लेती है तो उससे क्या प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है, तो जनरली इस वीडियो में हम यही पढ़ेंगे कि पुष्टाहार की कमी से होने वाले रोग कौन से होते हैं, या पुष्टाहार की हमारे शरीर में कमी है तो उससे क्या होगा, उसके नुकसान क्या हैं, और पुष्टाहार से अगर कोई प्रॉब्लम हो रही है तो क्या है, उसका हम दोनों चीज़ देखेंगे। पहले हम आपको बता दें, अगर आप हमारे वीडियो पे नए हैं तो ठीक है, हमारे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के वीडियो का। यहाँ पे लिखा है गर्भवती महिला के गर्भाशय, स्तनों तथा गर्भ के विकास और वृद्धि के लिए प्रोटीन एक महत्वपूर्ण तत्व है। कहने का मतलब है जो गर्भवती महिला होती है उसके गर्भाशय, ठीक है, उसके बच्चे का विकास और उसका शारीरिक विकास और उसके स्तनों का विकास के लिए प्रोटीन बहुत ज़रूरी होती है। देखो अगर गर्भवती महिला है तो उसके लिए हर चीज़ ज़रूरी होती है, क्योंकि उसका जब शरीर में ऊर्जा होगी तो क्या होगा, शरीर स्वस्थ होगा, उसका बेबी जो होगा वो भी विकसित होगा, बेबी होगा उसका भी मेच्योर होगा, ठीक है, उसको भी कोई बीमारी नहीं होगी। अगर जो मेरी माता है गर्भवती है तो क्या होगा, अगर उसको बीमार रहती है उसका बेबी पे भी फ़र्क पड़ता है, उसके पेट में जो बेबी पल रहा है उस पर भी फ़र्क पड़ता है। इसीलिए बोलते हैं कि माँ का स्वस्थ रहना बच्चे के लिए बहुत आवश्यक होता है। इससे हमारा जो बच्चा होता है वो दोनों सुरक्षित माना जाता है मातृत्व के लिए। ठीक है, तो इसलिए पुष्टाहार की बहुत आवश्यकता होती है, क्योंकि हमको अच्छा सा पुष्टाहार लेंगे तो हमारे शरीर में ऊर्जा बनेगी और उससे क्या होगा, बेबी भी अच्छा रहेगा और माँ दोनों भी सुरक्षित रहेंगी। अंतिम 6 महीनों के दौरान करीब 1 किलोग्राम प्रोटीन की आवश्यकता होती है। ये क्वेश्चन देखने को मिल सकता है कि डिलीवरी मतलब गर्भावस्था के 6 महीने बाद जो हमारे शरीर की आवश्यकता होती है, जो गर्भवती महिलाओं को कितनी प्रोटीन आवश्यकता होती है, तो वहाँ पर 1 किलोग्राम प्रोटीन की आवश्यकता मानी जाती है। प्रोटीन युक्त आहार में दूध और दूध से बने व्यंजन, यानी आपको अगर प्रोटीन बहुत सारी मात्रा में प्राप्त करना है, प्रोटीन आपके शरीर के लिए आवश्यक होती है, तो उसको क्या करना चाहिए, आपको दूध पीना चाहिए, या दूध से बने उत्पाद हो गया, दही हो गया, ठीक है, दूध से जो भी जब बनता है आप उसका सेवन कर सकते हैं। और उसको क्या होता है, आपको कैल्शियम भी मिलेगी, आपको ऊर्जा भी मिलेगी। क्या कहते हैं, अगर सुबह सुबह आप 1 गिलास दूध पी लेंगे तो आपकी सारी बीमारियाँ दूर हो जाएंगी ऑटोमेटिक ही। गाय का दूध बहुत फ़ायदेमंद होता है, ठीक है, भैंस की अपेक्षा के अनुसार गाय का दूध बहुत अच्छा सर्वोत्तम माना जाता है पुष्टाहार के लिए। फिर बोला है मूंगफली, पनीर, चीज़, काजू, बादाम, इन सब आपसे चीज़ से आप अवगत हैं। फिर दलहन मतलब दाल हो गई, दाल में भी प्रोटीन होती है। अगर जो लोग मांस का सेवन करते हैं, जो वेजिटेरियन ना होकर के नॉनवेज खाते हैं, वो मांस का भी इत्यादि का सेवन कर सकते हैं, मछली भी खा सकते हैं, अंडे भी खा सकते हैं। ठीक है, तो ये सब क्या होती हैं, प्रोटीन युक्त चीज़ें होती हैं जिनसे हमारे शरीर को ऊर्जा मिलती है। और क्या होगा, हमारा शरीर क्या होता है, निरोग होता है। जो गर्भवती महिलाएँ होती हैं उनका स्वस्थ होता है शरीर, वो स्वस्थ रहता है। फिर नेक्स्ट देखेंगे क्या है, गर्भावस्था के दौरान महिलाओं को आहार में क्या लेना चाहिए। अगर कोई स्त्री गर्भवती है, प्रेग्नेंट है, तो उसके क्या कौन से आहार लेना चाहिए, कौन सा उसको पोषक तत्व लेना चाहिए, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। सर्वप्रथम जो चीज़ होती है वो प्रोटीन होती है। प्रोटीन हमारे शरीर में विकास में बहुत ही सबसे आवश्यकम सर्वोत्तम मानी जाती है। अगर प्रोटीन होगी तो प्रोटीन की कमी से ये चीज़ क्वाशियोरकर एक बीमारी होती है और एक मरासमक बीमारी होती है, ये प्रोटीन की कमी से देखने को मिलती है। तो अगर हमारे शरीर में प्रोटीन का जो ऊर्जा का मुख्य स्रोत होता है वो प्रोटीन होती है। ठीक है, अगर महिला कोई है तो उसको अगर ऊर्जा की कमी है तो उसको उच्च मात्रा में प्रोटीन देना चाहिए। तो ये प्रकार क्या होगा, आहार हमको ऐसे आहार करना चाहिए जिसमें प्रोटीन हो। फिर है कैल्शियम, कैल्शियम युक्त प्रोटीन, जो कैल्शियम युक्त होते हैं भोजन, उनका ग्रहण करना चाहिए। फिर है फोलिक एसिड, जिसमें फोलिक एसिड पाया जाता है वैसे आहार लेना चाहिए। पानी है, पानी मैक्सिमम 3 या 4 या 5 लीटर जितना भी हो सके महिलाओं को पीना चाहिए गर्भवती के दौरान।
फिर है विटामिन, उच्च मात्रा में विटामिन का सेवन करना चाहिए, आयोडीन भी लेना चाहिए, जिंक, वसा, कार्बोहाइड्रेट, इस सब इत्यादि चीज़ों का वो ग्रहण करना चाहिए। हरी पत्तेदार सब्जियां, सोयाबीन भी इसमें आती हैं। फिर पोषक तत्वों की कमी से लक्षण या रोग, अगर हमारे शरीर महिलाओं के शरीर में पोषक तत्वों की कमी है, पोषाहार सही से नहीं ले रही हैं, संतुलित आहार का सेवन पर्याप्त मात्रा में नहीं हो रहा है, तो वहाँ पर कौन से रोग देखने को मिलते हैं। देखो, अगर कोई महिला है अच्छा खाना नहीं खा रही है तो उसके शरीर में क्या होगी, ऊर्जा की कमी होगी, ताकत में कमी होगी, तो उसको क्या लगेगा, उसको थकान लगेगी, उसको सुस्ती आएगी, उसको नींद आएगी, उसका काम करने में मन नहीं लगेगा, तमाम प्रकार की बीमारियां से वो ग्रसित हो जाएगी। इसीलिए क्या बोलते हैं, थकान एक मुख्य लक्षण होता है, देखने को मिलता है। अगर पोषण की कमी से क्या होता, थकान देखने को मिलती है, शरीर अस्वस्थ रहता है, बीमारियां आ जाती हैं। फिर है वजन या सामान बेहद कम, जो वजन होता है वो भी कम हो जाता है, क्योंकि आप पोषक तत्व नहीं खाएंगे तो आपके शरीर में क्या होगा, जो फैट है वो फैट की वजह से आपकी कोशिकाओं में वृद्धि नहीं हो पाएगी, आपका जो बॉडी है, आपका जो मांसपेशियां हैं, मसल्स हैं, वो ग्रोथ नहीं कर पाएंगी, तो आपके वजन में भी कमी देखने को मिलती है। सबसे बड़ा कारण होता है एनीमिया। आप अगर सही से भोजन नहीं ले रही हैं, सही से हरी पत्तेदार सब्जियां नहीं खा रही हैं, प्रोटीन नहीं खा रही हैं, तो आपके शरीर में रक्त की कमी हो जाती है। जो रक्त की कमी होती है उसे एनीमिया बोला जाता है। क्या बोला जाता है, एनीमिया बोला जाता है। तो रक्त की कमी भी देखने को मिलती है। फिर है मांसपेशियों में ऐंठन, अगर आपको शरीर में ऊर्जा की कमी है, आपकी ताकत नहीं है, तो आपकी मांसपेशियों में ऐंठन बरकरार रहती है, बैठन भी बनी रहती है। फिर बाल गिरना, जब आपका शरीर कमज़ोर होगा तो जाहिर सी बात है भी आपके बाल टूटने लगते हैं, क्योंकि शरीर जितना, मान लो कि आपके शरीर में ऊर्जा ज़्यादा है नहीं, तो बालों को पर्याप्त ऊर्जा नहीं मिल पाती, इसलिए लड़कियों के बाल गिरना स्टार्ट हो जाते हैं। तभी कभी कभी आपने सुना होगा कि देखो, कोई बोलता है कि अंडे का जो अंडे का पेस्ट बनाकर बालों में लगाओ तो बाल नहीं झड़ते हैं। इसका कोई रीज़न नहीं है साइंटिफिक। आप मान के चलिए, जब आपके शरीर में ऊर्जा होगी, आपका हष्ट पुष्ट शरीर होगा, तो आपके बाल बहुत कम गिरते हैं। जब आपका शरीर कमज़ोर होता है तभी बाल गिरते हैं। ये बाहर से अंडा लगाने का कोई लॉजिक नहीं होता, ठीक है। ताकि आप अंडा खा सकते हैं, क्योंकि अंडा जब खाएंगे तो प्रोटीन मिलेगा, ठीक है, ऊर्जा मिलेगी, तो उससे आपके बाल नहीं गिरेंगे। लेकिन बाहर से बालों में अंडा लगाने का कोई लॉजिक नहीं होता, लेकिन लोगों को हमने सुना है कि हाँ, अंडा लगाते हैं बाल ना गिरने पाएँ। फिर देखते हैं त्वचा का पीला पड़ना, जब शरीर में कमजोरी होती है तो त्वचा हमारी पीली पड़ जाती है। पोषक आहार पर्याप्त मात्रा नहीं ले पाते हैं तो वहाँ पर भी त्वचा हमारी पीली पड़ जाती है। सिर भारी होना, चक्कर आना, कभी कभी क्या होता है, शरीर में चक्कर भी आता है। चक्कर किस लिए आता है, क्योंकि हमने अच्छा भोजन नहीं किया होता है, ठीक है, इसलिए चक्कर आ जाता है। हमारे शरीर में ऊर्जा नहीं हो पाती है, हम सही से काम नहीं कर पाते हैं। जब चलते हैं तो क्या होता है, घूमनी जैसा लगता है कि हमारा सर घूम रहा है। ऐसा आपने गांव की भाषा में सुना होगा कि हमको घूमनी आ रही है, चक्कर आ रहा है। तो वहाँ पर क्या होता है, ऊर्जा की कमी होती है, शरीर में पोषक तत्वों की कमी होती है, संतुलित से पोषाहार नहीं ले पा रही होंगी। मुंह में छाले भी दिखाई देते हैं, उंगलियों में सुन्नता आ जाती है, मानसिक बीमारी हो सकती है और हड्डियाँ बेहद नाजुक व भंगुर भी हो जाती हैं, क्योंकि जब कैल्शियम की कमी होगी तो वहाँ पर हमारी जो हड्डियाँ होंगी और नाजुक व भंगर हो सकती हैं, यानी लचीली हो जाएंगी, ऑस्टियोपोरोसिस हो जाएंगी, उसमें छिद्र हो सकता है। फिर दृष्टि बाधित होना, कभी कभी क्या होगा, विटामिन की कमी से रतौंधी रोग हो जाता है। तो क्योंकि आपके शरीर में वो भी एक पोषाहार के अंतर्गत आता है, क्योंकि आप उच्च विटामिन वाला जब पदार्थ लेंगी, भोज्य पदार्थ लेंगी, तो अभी आपके शरीर में विटामिन बन पाएगी, तो आपकी जो रतौंधी बीमारी होती है वो भी दूर हो जाएगी। तो ये प्रकार का पोषक तत्व के अंतर्गत ये भी आता है। फिर है मरोड़ या ऐंठन या ग्वाइटर या गलखंड। ग्वाइटर जो होता है, गलखंड होता है, जनरली क्या होता है, थायराइड की कमी से होने वाला घेंगा रोग को हम गलखंड बोलते हैं। ये भी आयोडीन की कमी से होता है। अब हम देखेंगे प्रोटीन कहाँ से मिलती है, कैसे क्या उसका यूज है। यहाँ पर लिखा है, गर्भवती महिला को आहार में प्रतिदिन 60 से 70 ग्राम प्रोटीन मिलनी चाहिए। ये है गर्भावस्था के दौरान पोषाहार की ज़रूरत, जैसा मेरा टॉपिक है, ठीक है। क्या है, आप देख लीजिए, ऊपर स्क्रीन पे लिखा भी है कि गर्भधारण के दौरान पुष्टाहार की आवश्यकता क्यों होती है। अब नीचे देखेंगे प्रोटीन के बारे में की आवश्यकता क्यों होती है। देखो, जो महिला गर्भवती है उसको सबसे ज़्यादा क्या होती है कि उसका जो शरीर स्वस्थ है, उसका शरीर स्वस्थ रहे, उसका बेबी भी स्वस्थ रहे, इसलिए उसको प्रोटीन उच्च मात्रा में लेनी चाहिए। जैसा यहाँ पे लिखा है, प्रतिदिन 60 से 70 ग्राम प्रोटीन मिलना चाहिए। मदर को 60-70 ग्राम प्रोटीन लेना चाहिए प्रतिदिन। फिर एक गर्भवती महिला के गर्भाशय, स्तनों का तथा गर्भ के विकास और वृद्धि के लिए प्रोटीन एक महत्वपूर्ण तत्व है। मैंने बोला ना कि प्रोटीन लेने से आपकी मसल्स होती हैं और विकसित होती हैं, आपके स्तन होंगे वो भी विकसित होंगे, आपके गर्भाशय हो वो भी विकसित होगा, और आपके साथ साथ आपके बच्चा भी विकसित होगा। तो प्रोटीन का ये फ़ायदा होता है कि देखो, अगर आपको डॉक्टर के वहाँ जाने से बचना है,
आप सोच रहे हैं कि हम स्वस्थ रहें, तो आपको उच्च मात्रा में, अच्छे मात्रा में अच्छे भोज्य पदार्थों का सेवन करना पड़ेगा, जिससे आप बीमारियों से दूर रहेंगे और डॉक्टर से दूर रहेंगे। इसलिए ज़्यादा अच्छा है कि डॉक्टर को पैसा देने के बजाय आप उन्हीं पैसे से अच्छा भोजन खाएँ, प्रोटीन युक्त भोजन खाएँ और बीमारी से बचें। ठीक है। फिर हमारा है अंतिम 6 महीनों के दौरान करीब 1 किलोग्राम प्रोटीन की आवश्यकता हो। मैंने बोला कि अंतिम 6 महीनों के बाद महिला को 1 किलोग्राम कैलोरी की आवश्यकता होती है, प्रोटीन की आवश्यकता होती है। फिर है प्रोटीन युक्त आहार में और दूध से बने व्यंजन, मूंगफली, पनीर, चीज़ मतलब वही बटर, काजू, बादाम, दलहन, दाल, मांस, मछली इत्यादि का सेवन समावेश है। कहने का मतलब जिसमें भी उच्च मात्रा में प्रोटीन पाया जाता है, तो आप इसका सेवन कर सकते हैं और आपको शरीर से ऊर्जा भी प्राप्त, इन सब चीज़ों से आपके शरीर को ऊर्जा प्राप्त होगी। फिर नेक्स्ट देखते हैं कैल्शियम। कैल्शियम में क्या है? गर्भवती महिला को आहार में प्रतिदिन 1500-1600 ग्राम कैल्शियम मिलना चाहिए। 1500 से 1600 मिलीग्राम, ml ग्राम बोला गया है यहाँ पर। ठीक है, इतना कैल्शियम लेना चाहिए, वो चाहे दूध से ले या किसी फल से या किसी सब्जी से मिलना चाहिए, लेकिन हाँ उसको मिलना चाहिए गर्भवती के दौरान, प्रेगनेंसी के दौरान, ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी उसको 1600 या 1500 मिलीग्राम कैल्शियम मिलनी चाहिए। गर्भवती महिला और गर्भस्थ शिशु और स्वास्थ्य मजबूत हड्डियों के लिए इस तत्व की आवश्यकता होती है। देखो, जो बेबी होगा जब पेट में होगा तो उसका शारीरिक विकास होगा, उसके पेट में रहते रहते उसकी हड्डी बनेगी। तो जब महिला जब कैल्शियम युक्त भोजन खाएगी तभी तो उसके जो पेट में बेबी है, प्रेग्नेंट है, तो उसका भी तो हड्डी बनेगा। तो इसीलिए कहते हैं कि महिला को उच्च कैल्शियम वाली भोज्य पदार्थों का सेवन करना चाहिए, क्योंकि उसके पेट में बेबी है, उसका भी हड्डी तो बन रहा है। इसीलिए कहते हैं कि जो माँ होती है वो बहुत ही उस भगवान का रूप माना जाता है, क्योंकि पेट में रहकर क्या होगा, आपका पोषण कर रही है, प्लेसेंटा से आपका पोषण कर रही है। प्लेसेंटा से बच्चे को क्या होगा, उसका पोषण होता है पेट के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट है कैल्शियम युक्त आहार में दूध और दूध से बने व्यंजन, दलहन, मक्खन, चीज़, मेथी, बीट, अंजीर, अंगूर, तरबूज, तिल, उड़द, बाजरा, मांस आदि का समावेश होता है। जो कैल्शियम सबसे ज़्यादा मिलता है वो दूध में मिलता है, इसलिए माँ को ज़रूरी है कि वो अपने खाने में दूध की मात्रा बढ़ाए। सुबह शाम दूध अवश्य लें, क्योंकि दूध पीने से कैल्शियम बनता है। सबसे ज़्यादा जो कैल्शियम पाया जाता है वो दूध में पाया जाता है, इसलिए माँ को ज़रूरी है कि वो कैल्शियम से दूध का सेवन करें। दूध में कैल्शियम बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए कैल्शियम पाने के लिए दूध का सेवन करना चाहिए माता को। साथ साथ उसने बोला है कि दलहन में, दालों में भी मिलता है, मक्खन खाने, मतलब जो डेयरी उत्पाद होते हैं, जो दूध से बने उत्पाद होते हैं, उसका माता को सेवन करना चाहिए। फिर नेक्स्ट है हमारा फोलिक एसिड। इसमें देखो सबसे जो चीज़ है फोलिक एसिड होती है, ये फोलिक हमारा होता है आयरन की कमी। ठीक है, क्योंकि जो हम चीज़ आयरन वाली होती है, इसमें देखो क्या कहा गया है, फोलिक एसिड लेने की आवश्यकता होती है। दूसरी और तीसरी छमाही में 6 mg फोलिक एसिड लेने की आवश्यकता होती है। जो फोलिक एसिड होती है ये सामान्यतः एक आयरन की गोली होती है, और ये आयरन की गोली होती है, आपने देखा होगा जो ग्रामीण क्षेत्र में आंगनबाड़ी कार्यकर्ती होती हैं, वो फोलिक एसिड प्रोवाइड करवाती हैं टैबलेट गर्भवती महिलाओं को, कि हाँ उनके शरीर में आयरन की कमी ना होने पाए, फोलिक एसिड की कमी ना होने पाए, क्योंकि आयरन की जब कमी होगी तो उनके शरीर के अंदर क्या होगा, रक्त की भी कमी हो जाएगी। जब रक्त की कमी हो जाएगी तो क्या होगा, अगर उनका डिलीवरी होना है, उनका प्रसव होना है, तो प्रसव के दौरान लगभग एक महिला का 500 ml ब्लड बाहर निकल जाता है रक्तस्राव के रूप में। तो क्या होगा, अगर महिला के अंदर पहले से ही खून की कमी है और डिलीवरी के समय, प्रसव के समय अगर उसका ब्लड निकल जाएगा इतना, तो उसके शरीर में रक्त की कमी हो जाएगी, तो इससे उसकी क्या हो सकती है, मौत भी हो सकती है। एक सर्वे के अनुसार ये बताया गया है कि अपने भारत देश में जो महिलाओं की मृत्यु होती है वो डिलीवरी के समय अधिक रक्त बह जाने की वजह से हो जाती है। जब अधिक रक्त बह जाता है तो उनके शरीर में रक्त की कमी हो जाती है, तो वहाँ पर उनकी मौत भी हो सकती है। तो इससे बचना है भाई, सब लोग को इससे बचना है। हमारे शरीर में, हमारे देश में सबको इससे जानकारी प्रदान करवाना है कि हाँ किसी की रक्त की कमी से मौत ना होने पाए। ठीक है, इससे अच्छा बेहतर है कि आप लोग सभी अच्छे से भोजन का सेवन करना चाहिए और उच्च पदार्थ लेने चाहिए जिसमें फोलिक एसिड की अधिक मात्रा हो। फिर नेक्स्ट देखेंगे पर्याप्त मात्रा में फोलिक एसिड लेने से जन्मदोष, गर्भपात होने का खतरा कम हो जाता है। इस तत्व के सेवन से उल्टी पर रोक लग जाती है। कहने का मतलब है, अगर आपके शरीर में फोलिक एसिड की कमी है तो आपको गर्भपात, जिसे बोलते हैं अबॉर्शन, ठीक है, आप शायद यही बोलते हैं, गर्भपात होने का खतरा कम हो जाता है अगर फोलिक एसिड आपके शरीर में ज़्यादा है तो। अगर कम है तो इसका जस्ट विपरीत हो जाता है। आपको फोलिक एसिड का सेवन तब तक
तब से कर लेना चाहिए जब से आपने माँ बनने का मन बना लिया हो। कहने मतलब है, अगर आपने सोचा कि हम अब माँ बनने के लिए रेडी हैं तो आपको फोलिक एसिड उसी दिन से लेना चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट क्या है, फोलिक एसिड युक्त आहार में दाल, राजमा, पालक, मटर, मक्का, हरी सरसों, भिंडी, सोयाबीन, काबुली चना, स्ट्रॉबेरी, केला, अनानास, संतरा, दलिया, साबुत अनाज का आटा, आटे का ब्रेड आदि समावेश होता है। इसमें आपको पर्याप्त मात्रा में फोलिक एसिड देखने को मिलता है। फिर हम नेक्स्ट देखेंगे क्या है, पानी। नेक्स्ट है हमारा पानी। लिखा है, गर्भवती महिला को कोई भी व्यक्ति पानी शरीर के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। कहने मतलब अगर कोई गर्भवती महिला ही क्यों ना हो या कोई पुरुष भी हो तो उसको देखो, शरीर हमारा जो होता है उसको पानी की शरीर में कमी नहीं होने देना चाहिए। और चाहे पुरुष हो चाहे महिला हो, सभी को पानी पर्याप्त मात्रा में पीना चाहिए। क्योंकि आप जब पानी पिएंगे तो आपको बार बार यूरिन जाना पड़ेगा, जिससे क्या होगा, आपकी जो संक्रमण वाली बीमारी होती हैं, जो यूरिन से संबंधी, जो पेशाब से संबंधी बीमारियां होती हैं, आपको बहुत कम आती हैं। आपकी जो पेट में कैल्शियम ऑक्जिलेट होता है, जिसे हम आम भाषा में पथरी बोलते हैं, पथरी जो होती है वो कैल्शियम ऑक्जिलेट से बनती है। तो अगर आप बार बार पानी बहुत ज़्यादा मात्रा में पिएंगे तो आपके जो यूरिन होगा वो वृक्क में, किडनी में स्टोर नहीं होने पाएगा। जब स्टोर नहीं होगा तो आपका क्या होगा, कैल्शियम ऑक्जिलेट की भी स्टोर नहीं हो पाएगी, इसलिए आपके शरीर में पथरी बनने के चांस बहुत कम रहते हैं। इसलिए डॉक्टर बोलते हैं कि आप सभी लोग को क्या चाहिए, पानी बड़ी अधिक मात्रा में पीना चाहिए। ठीक है। अब हम अपने आप टॉपिक पे आते हैं वापस। गर्भवती महिलाओं को अपने शरीर की बढ़ती हुई आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए प्रतिदिन कम से कम 3 लीटर 10 से 12 गिलास पानी जरूर पीना चाहिए। गर्मी के मौसम में 2 गिलास अतिरिक्त पानी पीना चाहिए। उन्होंने क्या बताया कि 3 लीटर मिनिमम पानी या 10 से 12 गिलास पानी पीना चाहिए। लेकिन गर्मियों के महीने में आपकी जो मात्रा है वो लगभग 4 लीटर बढ़ा दीजिए। 12 से आप 15 गिलास पानी पर डे पिएँ, कम से कम बताया गया है। ठीक है, ज़्यादा पिएँ तो और भी बेटर है। हमेशा ध्यान रहे कि आप साफ़ और सुरक्षित पानी पी रहे हैं। बाहर जाते समय अपनी साफ़ पानी साथ रखें। मतलब ऐसा नहीं है पानी जो पी रहे हैं वो गंदा पानी है, ठीक है, पीने योग्य नहीं है, तो ऐसा पानी आपको नहीं पीना है, क्योंकि आप उससे पिएंगे तो आप संक्रमण हो सकते हैं, आप बीमार हो सकते हैं। अगर देखा होगा कि जो संदूषित पानी होता है, जो दूषित पानी होता है, उसमें क्या होता है, हैजा देखने को मिलता है। ठीक है, एक हैजा मुख्य कारण होता है। हैजा जो होता है वो गंदे पानी पीने की वजह से होता है। ठीक है। फिर है, बोतल बंद पानी का उपयोग करें। जो बोतल बंद होती हैं उन्हीं पानी का उपयोग करना चाहिए। फिर है, पानी की हर बूंद आपकी गर्भावस्था को स्वस्थ और सुरक्षित बनाने में सहायक है। ये हम बताया कि जो पानी की बूंद होती है वो गर्भावस्था को स्वस्थ और सुरक्षित बनने में सहयोग करती है। फिर नेक्स्ट हमारा है विटामिन। देखो विटामिन क्या है, साग गर्भावस्था के दौरान विटामिन की ज़रूरत बहुत बढ़ जाती है। देखो गर्भावस्था जब लेडीज़ को होती है तो विटामिन हो, चाहे प्रोटीन हो, चाहे कार्बोहाइड्रेट हो, चाहे फोलिक एसिड हो, सबकी मात्रा बढ़ जाती है। क्योंकि भाई अब 2 लोग हो गए, एक तो माँ हो गई और उसके पेट में पल रहा हुआ बच्चा हो गया। तो अगर आप खाना खाएँगे तो ये सोच के खाएँ कि हम तो खाना खा ही रहे हैं, बाकी हमारे पेट में जो बच्चा पल रहा है उसके लिए हम थोड़ा एक्स्ट्रा चीज़ लें कि उसको भी पोषण देना है, हमें उसका भी ख्याल रखना है प्लेसेंटा के द्वारा। ठीक है, क्योंकि जो बेबी का भोजन पहुँचाया जाता है बेबी को, वो प्लेसेंटा के द्वारा पहुँचाया जाता है। जो गर्भनाल लगी होती है बच्चे का, उसी के द्वारा पोषित किया जाता है, उसी द्वारा उसको भोजन मिलता है, उसका स्वास्थ्य रहता है और उसका विकास प्लेसेंटा के द्वारा ही माना जाता है। आहार ऐसा होना चाहिए कि जो अधिक मात्रा में कैलोरीज तथा उचित मात्रा में प्रोटीन के साथ विटामिन की ज़रूरत की पूर्ति कर सके। कहने मतलब है महिलाओं को ऐसा भोजन करना चाहिए जिसमें उचित मात्रा में प्रोटीन हो, उचित मात्रा में विटामिन का भी हो, ऐसा देखने को मिलता है। अब क्या है, हरी सब्जियां, दलहन, दूध आदि से विटामिन उपलब्ध हो जाते हैं। जो हरी सब्जियां हैं, दूध हैं, देखो घुमा फिरा के मामला कहाँ अटकता है, सारी वही चीज़ें आपको लेनी है जिसमें दूध हो, जिसमें कैल्शियम हो, प्रोटीन हो, वसा हो, कार्बोहाइड्रेट हो। ऐसी चीज़ों को माँ का सेवन करना चाहिए, माँ को सेवन करना चाहिए इन्हीं सब भोज्य पदार्थों का। फिर नेक्स्ट देखते हैं क्या, आयोडीन। देखो आयोडीन क्या है, गर्भवती महिलाओं के लिए प्रतिदिन 200 से 220 माइक्रोग्राम आयोडीन की आवश्यकता होती है। ये क्वेश्चन आप नोट डाउन कर सकते हैं, क्योंकि आपको एग्जाम में देखने को ये मिल सकता है कि बताइए एक महिला को प्रतिदिन कितने ग्राम आयोडीन की आवश्यकता होती है, एक गर्भवती महिला को। तो वहाँ 200 से 220 मिलीग्राम की आवश्यकता होती है। ठीक है। और मैंने ये भी क्वेश्चन बताया था कि जो गर्भवती के 6 महीने के बाद एक महिला को कितने किलोग्राम प्रोटीन की आवश्यकता होती है। मैंने क्या बताया था वहाँ, 1000 किलोग्राम
प्रोटीन की आवश्यकता होती है। तो ये आप क्वेश्चन को रोट डाउन देखो, मैं इतना पढ़ा रहा हूँ, आप जब तक नोट्स नहीं बनाएंगे तब तक आप कुछ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जब नोट्स बनाएंगे तो चीज़ें अब दिन भर में अगर आप नोट्स बना के रख लिया तो एग्ज़ाम के समय आप उस नोट को बार बार रिवाइज करते रहिएगा। जब नोट को रिवाइज करते रहेंगे तो आपकी चीज़ें बहुत दिन तक याद रहेंगी, आप अच्छे से कर पाएंगे। आयोडीन आपके शिशु के दिमाग के विकास के लिए आवश्यक है। इस तत्व की कमी से बच्चे के मानसिक रोग, वजन बढ़ना और महिलाओं में गर्भपात जैसी अन्य खामियां उत्पन्न हो जाती हैं। कहने मतलब अगर आपके शरीर में आयोडीन की कमी है तो बच्चे के दिमाग में असर पड़ सकता है, उसका दिमाग या मानसिक विकास कम होगा और उसका शारीरिक विकास कम देखने को मिलता है। फिर नेक्स्ट है गर्भवती महिलाओं के को अपने डॉक्टर की सलाह अनुसार थायराइड प्रोफाइल की जांच भी करवाना चाहिए। कहने मतलब जो गर्भवती महिला होती हैं उनको डॉक्टर की सलाह से अपनी थायराइड एक जांच होती है उसको भी करवाना चाहिए। फिर नेक्स्ट हमारा क्या है, आयोडीन के प्राकृतिक स्रोत हैं, अनाज हैं, दाल हैं, दूध हैं, अंडे हैं, मांस है। आयोडीन युक्त नमक आपके आहार में आयोडीन की शामिल करने का सबसे आसान सरल उपाय है। कहने का मतलब आपको आयोडीन उच्च मात्रा में लेना है तो आप क्या करिए, बढ़िया अच्छा सा कोई मार्केट से जाइए, एक अच्छा सा नमक लेकर आइए जिसमें क्या हो, आयोडीन की मात्रा पर्याप्त मात्रा में मिले। फिर है जिंक। जिंक क्या होती है, गर्भवती महिलाओं के लिए प्रतिदिन 15 से 20 मिलीग्राम जिंक की आवश्यकता होती है। ये सब देखो आपको क्वेश्चन ये देखने को मिल सकता है कि एक गर्भवती महिला को प्रतिदिन कितना जिंक लेना चाहिए या प्रतिदिन कितने जिंक की आवश्यकता होती है। तो कितनी होती है, 15 से 20 मिलीग्राम जिंक की आवश्यकता होती है एक गर्भवती महिला की। फिर इस तत्व की कमी से भूख नहीं लगती है, शारीरिक विकास अवरुद्ध हो जाता है और त्वचा रोग भी हो जाता है। कहने मतलब अगर शरीर में जिंक की कमी है तो महिला को भूख नहीं लगेगी, उसका शारीरिक विकास कम हो जाएगा। देखो जब भूख नहीं लगेगी तो महिला क्या होगा, खाना नहीं खाएगी, जब खाना नहीं खाएगी तो उसके शरीर में ऊर्जा नहीं होगी, और जब शरीर में ऊर्जा ही नहीं होगी तो उसका विकास नहीं होगा। जब आप देखो चीज़ को लिंक करके पढ़ेंगे, चीज़ों को रिलेट करके पढ़ेंगे तो आपको बहुत देर तक याद रहेंगी, बहुत दिन तक याद रहती हैं ये चीज़ें जो आप लिंक करके पढ़ते हैं। फिर है आप पर्याप्त मात्रा में शरीर को जिंक की पूर्ति करने के लिए हरी सब्जियां, मल्टीविटामिन सप्लीमेंट ले सकते हैं। कहने का मतलब है अगर आपको विटामिन लेना चाहिए, ठीक है, तो इसके क्या आपको हरी पत्तेदार सब्जियां के साथ मल्टीविटामिन सप्लीमेंट का भी आप यूज़ कर सकते हैं। सप्लीमेंट ये होता है कि अगर हरी पत्तेदार सब्जी नहीं खा रहे हैं तो उसकी चीज़ पे हम क्या खा रहे हैं उसे हम सप्लीमेंट बोलते हैं। सप्लीमेंट मतलब होता है दूसरा विकल्प। ठीक, अगर आप बस से यात्रा कर रहे हैं, अगर बस नहीं मिली तो आप क्या जाएंगे, किसी ऑटो से जाएंगे, तो क्या हुआ, ऑटो एक सप्लीमेंट हो गया, एक प्रकार का दूसरा विकल्प है जाने का। तो सप्लीमेंट हम उसे बोलते हैं जो दूसरे का विकल्प होता है। अगर हरी पत्तेदार सब्जी नहीं मिली तो आज हम सोयाबीन खा लेंगे, क्योंकि सोयाबीन एक सप्लीमेंट है किसका, प्रोटीन का। ठीक है, तो सप्लीमेंट मतलब दूसरा विकल्प होता है। अब यहाँ पढ़ेंगे गर्भवती महिलाओं को आहार संबंधी निम्नलिखित बातों का ख्याल रखना चाहिए। जो गर्भवती महिलाएं होती हैं उनको आहार संबंधी क्या बातें जो ख्याल में रखनी चाहिए। गर्भवती महिला को हर 4 घंटे में कुछ न कुछ खाने की कोशिश करती रहना चाहिए। कहने मतलब जो गर्भवती महिला होती है हर 4 घंटे के बाद उसको कुछ न कुछ खाते रहना चाहिए, कि जब कुछ न कुछ वो खाएगी तभी उसके बेबी को भी कुछ न कुछ भूख लगती है। वो कह तो नहीं पाएगा, लेकिन क्या होगा, जब आप भूख लगेगी तो आप जब भूखी होंगी तो आपका बेबी भी भूखा रहेगा। इसलिए अच्छा कि आप समय समय पर खाते रहें, 4-4 घंटे के अंतराल पर भले ही थोड़ा खाएं लेकिन खाना जरूर खाती रहें। आपको भूख न लगी हो परंतु आप हो सकता है कि आपका गर्भस्थ, ये देखो क्या हुई, कितना अच्छी लाइन लिखी है, हो सकता है आपको भूख न लगी हो परंतु हो सकता है कि आपका गर्भस्थ शिशु भूखा हो। कितना अच्छी लाइन लिखी है कि अगर आपको हो सकता हो कि आपको भूख ना हो लेकिन आपके जो पेट में बेबी पल रहा है, बच्चा पल रहा है, वो भूखा हो। इसलिए क्या है, आपको हर 4 घंटे के ब्रेक पर कुछ ना कुछ खाते रहना है। फिर नेक्स्ट क्या है, वजन बढ़ने की चिंता करने के बजाय अच्छी तरह से खाने की ओर ध्यान देना चाहिए। कभी कभी ये होता है जो गर्भवती महिला होती हैं उनका वज़न कभी कभी बढ़ जाता है, ठीक है, तो उनको वज़न पे ध्यान ना देकर होके क्या करना चाहिए, उनको अच्छा अच्छा खाना खाएं, वज़न बढ़ता है बढ़ने दीजिए लेकिन वो कम भी हो जाएगा, लेकिन क्या है आपको खाना खाना रहता रहना चाहिए। फिर कच्चा दूध ना पिएं, कभी भी कच्चा दूध नहीं पीना चाहिए। कच्चा दूध मतलब ये है कि हाँ अगर आपने भैंस या गाय का दूध लेकर आए तो उसको तुरंत धो कर लेकर आए हैं तो उसे नहीं पीना चाहिए। उसे गर्म कर लें, ठीक है, गुनगुना कर किया, उबाल आ जाए फिर ठंडा कर लें और उसका पिए, गर्म भी ना पिएं, ठंडा करके पिएं। फिर मदिरापान अथवा धूम्रपान ना करें, ठीक है, जो मदिरापान होता है और धूम्रपान भी स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है। कोई भी महिला अगर गर्भवती है तो वो भी नशीली चीज़ों का सेवन ना करे, चाहे सिगरेट हो, ठीक है, चाहे मदिरा हो, जो भी नशीली चीज़ें होते हैं उनका सेवन नहीं करना चाहिए। क्योंकि अगर माँ मदिरापान या कोई नशीली चीज़ें का सेवन करेगी तो उसका फ़र्क उसके बेबी पे पड़ता है,
ठीक है, उसका विकास भी अवरुद्ध हो जाएगा। ये चीज़ देखने को मिलती हैं। फिर हमारा कैफ़ीन की मात्रा कम करें। प्रतिदिन 200 मिलीग्राम से अधिक कैफ़ीन लेने पर गर्भपात और कम वजन वाले शिशु का जन्म लेने का खतरा बढ़ जाता है। कैफ़ीन जानते हो क्या होता है? ये कॉफ़ी से बनता है, ठीक है। तो ऐसा नहीं है आप दिन भर कॉफ़ी पी रही हैं। अगर कॉफ़ी पिएंगी तो क्या होगा, आपका गर्भपात हो सकता है, आपके शिशु के वजन पे भी फर्क पड़ सकता है कैफ़ीन की वजह से, ठीक है। तो उसको भी ध्यान में रखना चाहिए। फिर है, गर्भवती महिलाओं को गर्म मसालेदार चीज़ें नहीं खाना चाहिए। जो गर्भवती महिला होती हैं उनको तीखा सामान नहीं खाना चाहिए कि हाँ आज गए चाट खा लिया, खस्ता खा लिया, टिक्की खा लिया गरम गरम और मसालेदार, तो ऐसा चीज़ों से उन्हें बचना है, उनको सादा खाना खाना है। फिर एनीमिया से बचने के लिए अखंड अनाज से बने पदार्थ, अंकुरित दलहन, हरे पत्तेदार साग भाजी, गुड़ तिल आदि लोह तत्व से भरपूर खाद्य पदार्थों का सेवन करना चाहिए। अच्छे अच्छे भोज्य पदार्थों का सेवन करना चाहिए। संपूर्ण गर्भावस्था के दौरान गर्भवती महिला का वजन 10 से 12 किलो बढ़ना चाहिए। कहने का मतलब है जो वजन होगा, देखो वजन जानते हो किस लिए बढ़ जाता है, क्योंकि भाई बेबी भी तो बढ़ रहा है पेट के अंदर। अगर वो मान लो महिला 50 किलोग्राम की थी, ठीक है, अगर वो गर्भवती हो गई और उसका पेट में बेबी तो भी बड़ा हो रहा है ना, तो बेबी का भी तो वेट होगा 2-3-4 किलो, तो बेबी तो ऑटोमेटिक ही क्या होगा, महिला का वजन बढ़ जाएगा भाई। उसके अंदर पेट में उसके बेबी भी तो पल रहा है, वो भी तो 2-3 किलो का लगभग होगा, ठीक है। तो इसीलिए माना जाता है कि अगर वज़न बढ़ रहा है तो कोई इश्यू नहीं है, क्योंकि आपके पेट में बेबी भी तो है 2-3 किलो का, इसलिए वज़न बढ़ना कोई बहुत बड़ा इश्यू नहीं होता है, ठीक है। क्योंकि माँ के साथ बेबी का भी तो वज़न बढ़ रहा है, इसलिए आपको घबराना नहीं है कि हमारा वज़न बढ़ रहा है। वज़न बढ़ रहा है अच्छा चीज़ है, क्योंकि आपका बेबी का भी वज़न बढ़ रहा है, ठीक है। आपका बेबी जब होगा हष्ट पुष्ट तो आपको अच्छा लगेगा, बीमारी भी नहीं आएगी, उसको किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होने वाली है। गर्भवती महिला को उपवास नहीं करना चाहिए। जो गर्भवती महिला है उसको कभी नहीं उपवास रखना चाहिए। क्यों नहीं रखना चाहिए? क्योंकि अगर महिला उपवास रखेगी तो उसका पेट में जो बेबी पल रहा है वो भी भूखा रहेगा, वो भी परेशान होगा, ठीक है। इसलिए क्या है ना, उपवास नहीं रखना है। फिर नेक्स्ट क्या है, गर्भवती महिला को मीठा खाने की इच्छा हो तो वो उन्हें अंजीर होती है एक चीज़, उसे खाना चाहिए। इसमें प्रचुर मात्रा में कैल्शियम और उससे भी कब्ज दूर होता है। एक अंजीर होती है, विटामिन सी इसमें प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। तो उसका गर्भवती मीठा अगर उसे खाने का मन कर रहा है तो अंजीर खाए, उसमें विटामिन सी बहुत देखने को मिलता है, ठीक है, और मीठी भी होती है। सब्जियों का सूप और जूस लेना चाहिए। भोजन के दौरान इनका सेवन करने बाजार में मिलने वाले रेडीमेड सूप व जूस का उपयोग न करें। कहने मतलब अगर आप जूस पी रही हैं, आप किसी चीज़ का जूस का सेवन कर रहे हैं तो आप मार्केट में उससे खुला मत पिएं। आप घर पे लाइए, जूस बनाइए और उसका सेवन करिए। मार्केट में खुला मिलता है तो थोड़ा वो संदूषित होता है, प्रदूषण युक्त होता है, तो उससे बचने के लिए ऐसा मार्केट से आप फल ले आइए, उसका जूस बनाकर घर पे सेवन करें। ये ज़्यादा बेटर माना जाता है। चाहे सूप हो या जूस हो, ये दोनों चीज़ कारगर होती हैं। फिर नेक्स्ट क्या है, गर्भवती महिला को फास्ट फूड, ज़्यादा तला हुआ खाना, ज़्यादा तीखा और मसालेदार खाना से परहेज़ करना चाहिए। मैंने क्या बोला, जो गर्भवती महिला होती हैं उनको ज़्यादा तला भुना नहीं खाना चाहिए, क्योंकि तला भुना खाएंगे तो सीधा असर उनके बेबी पर पड़ता है। आपने डॉक्टर की सलाह अनुमत विटामिन और आयरन की गोलियां नियमित समय पर लेना चाहिए। जो अपने डॉक्टर हैं उनसे कंसल्ट करना चाहिए और समय समय पर आयरन और गोलियां जो विटामिन की होती हैं उनको सेवन करना चाहिए। अब हम देखेंगे वे खाद्य पदार्थ या पदार्थ जिनसे गर्भावस्था के दौरान परहेज करना चाहिए। कौन से होते हैं? मादक पेय पदार्थ। शराब का सेवन आपके बच्चे के विकास के गंभीर रूप से प्रभावित करता है। अगर आप मादक पदार्थ शराब हो गया, सिगरेट हो गया, नशीले पदार्थ का सेवन करते हैं तो उसका सीधा सा असर आपके बेबी पे पड़ता है, ठीक। तो ऐसे चीज़ों से आपको बचना है। फिर है मेथिल मरकरी की अधिक मात्रा वाली मछली। एक मछली आती है उसमें मेथिल मरकरी ज़्यादा पाई जाती है, ठीक है। वो क्या होता है, मेथिल मरकरी का उच्च स्तर आपके बच्चे के विकसित होते मस्तिष्क को नुकसान पहुंचाता है। आपको बड़ी शिकारी मछली और मेथिल मरकरी के उच्च स्तर वाली मछली को खाने से बचना है, जिसमें शार्क, ये देखो मछलियों के नाम दिए हैं, स्वेडोफिश, मार्लिन, किंग मैकरल, टूना, स्प्लेंडिड, अल्फिंसनो, ऑरेंज रफी, येलो बैक, मतलब इस प्रकार की मछली का नाम दिया है। इन मछलियों से आपको क्या है, बचना है, ठीक है। ऐसी मछलियों का सेवन नहीं करना है। फिर कच्चा या अधपका मांस, समुद्री भोजन और अंडे। जो महिला होती है अगर गर्भवती है तो उसे कच्चा या अधपका मांस नहीं खाना चाहिए। अगर उस नॉन वेज खाती है तो उसे अच्छा सा भोजन जो हो, मांस हो, पका हुआ होना चाहिए, कच्चा नहीं होना चाहिए, ठीक है। अंडे भी हों तो अच्छी तरह से बॉयल्ड हो, कच्चा ना हो। ऐसे खाद्य पदार्थ जो लिस्टीरिया बैक्टीरिया द्वारा संदूषण से उच्च जोखिम वाले होते हैं वे गर्भपात का कारण बन सकते हैं, इसमें भी शामिल हैं। कहने का मतलब है जो लिस्टीरिया बैक्टीरिया हो, संदूषण वाला जो भोजन होता है उससे भी महिला को गर्भपात हो सकता है। फिर है रेडी टू ईट कोल्ड मीट या चिकन। सुपरमार्केट सलाद बार से रेडीमेड खोपड़ी या
सॉरी कुछ यहाँ पर मिस्टेक है, ठीक है। स्मोट ये थोड़ा मैंने कुछ लग रहा है, यहाँ पे एक था ऑप्शन, ये था कि मार्केट में अगर जाते तो वहाँ पर कुछ सलाद वगैरह लेना है तो आज जो कटा हुआ सलाद ना लें, ठीक है। ये चीज़ कुछ हमको यहाँ पर गड़बड़ लग रही है, ठीक है। कोई नहीं, आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा। फिर तेज़ स्वाद वाली चाय या कॉफ़ी कैफीन युक्त पेय पदार्थ नहीं लेना चाहिए। जो मतलब आपको जो चाय पीना है तो गरम गरम ना पिएं, तो ठंडा हो जाने दिए, ठीक है, उसके बाद पिएं। कॉफ़ी या कैफीन युक्त जो चीज़ें होती हैं उनका भी, जिसमें कैफीन बहुत ज़्यादा मात्रा में पाई जाती है, आपको कॉफ़ी इतना नहीं लेना चाहिए। सिगरेट और धूम्रपान से बचना चाहिए। फिर है गर्भावस्था के दौरान मिनरल सप्लीमेंट क्या होते हैं। गर्भवती होने पर आपको फोलिक एसिड सप्लीमेंट और आयोडीन की लिए सप्लीमेंट की आवश्यकता होती है। इसमें क्या है, गर्भावस्था के लिए योजना बनाते समय गर्भावस्था के पहले 3 महीनों के दौरान आपको प्रतिदिन कम से कम 400 माइक्रोग्राम लेकिन 1000 माइक्रोग्राम से अधिक नहीं वाला फोलिक एसिड सप्लीमेंट की लेने की सिफारिश की जाती है। जो 400 माइक्रोग्राम का फोलिक एसिड होता है उसी ही लेना चाहिए, मगर 1000 ग्राम से आपको ऊपर नहीं लेना है। फोलिक एसिड सप्लीमेंट लेने के कुछ जमदादों से बचाव होता है, जैसे कि न्यूरल ट्यूब दोष मस्तिष्क की जन्मगत असमानता का एक रूप होता है, न्यूरल ट्यूब दोष, ठीक है। फिर नेक्स्ट देखते हैं, समृद्ध हो, जैसे कि गहरे हरे रंग की सब्जियां, फलियां, बीन्स माने होता है सोयाबीन या फोलेट फोर्टिफाइड ब्रेकफास्ट सीरियल, ऐसी आपको भोजन लेना है। फिर आयोडीन, बच्चे के मस्तिष्क के विकास के लिए पर्याप्त आयोडीन का सेवन करना चाहिए। जो बच्चे का मस्तिष्क होता है वो आयोडीन की वजह से बहुत अच्छा विकास करता है, इसलिए आपको क्या करना है, आयोडीन उच्च मात्रा में लेनी है। गर्भावस्था और स्तनपान करवाने के दौरान आपको आयोडीन की अधिक मात्रा की आवश्यकता होती है। खुद की और अपने शिशु की आवश्यकता को पूरा करने के लिए आपको प्रसव से पूर्व हर दिन ऐसे विटामिन और मिनरल्स का सप्लीमेंट लेने की सिफारिश की जाती है जिसमें आयोडीन मात्रा हो। कहने मतलब आपको ऐसी गर्भावस्था के दौरान आपको ऐसा सप्लीमेंट, ऐसा पोषक आहार भोजन करने के लिए किया जाता है जिसमें आपको क्या होना चाहिए, आयोडीन उच्च मात्रा में हो, प्रोटीन उच्च मात्रा में हो, कार्बोहाइड्रेट उच्च मात्रा में हो, वसा उच्च मात्रा में हो, विटामिन उच्च मात्रा में, आपको ऐसे भोजन की लेने की सलाह की जाती है। फिर हमारा विटामिन डी, कैल्शियम को अवशोषित करने और हड्डियों को निर्माण के लिए शरीर को विटामिन डी की आवश्यकता होती है। देखो, जब विटामिन डी आपके शरीर में पर्याप्त मात्रा में होगा तभी आपके पेट में जो बेबी पल रहा होगा उसका भी तो हड्डी बनेगा ना, तो उसका भी हड्डी बनने से तो आपके शरीर में कैल्शियम की मात्रा की जो डिमांड होती है वो बढ़ जाती है, क्योंकि आपकी हड्डी के विकास के साथ साथ आपके बेबी जो पेट में पल रहा है उसका भी तो हड्डी बनेगा, उसको भी कैल्शियम की आवश्यकता होती है। इसलिए बोला जाता है कि कैल्शियम उच्च मात्रा में मदर को लेना चाहिए, गर्भवती महिला को लेना चाहिए। खाद्य पदार्थ जैसे कि तेले, मछली, अंडे और फोर्टिफाइड दूध विटामिन डी की सीमित मात्रा का प्रदान करते हैं। सूर्य की रोशनी त्वचा में विटामिन डी बनाता है। महिलाओं को चाहिए कि सुबह मॉर्निंग में धूप में बैठें, इसलिए बैठें क्योंकि उनको विटामिन डी की वहाँ से पर्याप्त मात्रा सूर्य की किरण से भी मिल जाती है, ठीक है। नेक्स्ट है वे महिलाएं जिनकी त्वचा का रंग गहरा होता है वो शरीर के लिए अधिकांश हिस्सों के कपड़ों से ढक कर रखती हैं या ज़्यादातर समय घर के अंदर रहने से विटामिन डी की कमी का खतरा होता है जो उनके बच्चों की हड्डियों को प्रभावित करता है। मैंने बोला ना कि जो बहुत सी महिलाएं ऐसी होती हैं जो घर के अंदर रहती हैं, बाहर नहीं निकल पाती हैं, तो उनको क्या होगा, उनके शरीर में कैल्शियम की कमी हो सकती है और कैल्शियम की कमी होने से उनके बेबी पे भी फ़र्क पड़ेगा और बेबी की जो हड्डी होगी वो भी कमज़ोर हो सकती है, ऐसा माना जाता है। माना नहीं, ऐसा रियलिटी है कि महिलाओं को सुबह सुबह चाहिए कि गर्भवती हैं तो बाहर थोड़ा कुछ समय आधा 1 घंटे बैठकर धूप है सूर्य की धूप ले सकती हैं, जिससे क्या होगा, उनके शरीर में विटामिन डी की कमी जो होगी वो पूर्ण हो जाएगी। फिर नेक्स्ट है आयरन। देखो, आयरन बहुत मेन फैक्टर होता है। अगर आप में आयरन की कमी एनीमिया पाया जाता है तो आपको आयरन सप्लीमेंट लेने की सलाह दी जाती है। अगर आपके शरीर में आयरन की कमी है तो उसकी कमी से क्या होगा, एनीमिया रोग होगा। एनीमिया रोग किसे बोलते हैं, रक्त की कमी को हम एनीमिया रोग बोलते हैं। अगर महिला के शरीर में एनीमिया है, ठीक है, रक्त की कमी है, तो उसको बहुत दिक्कत होने वाली है। कैसे होने वाली है, क्योंकि प्रसव जब होता है, जब डिलीवरी होती है तो वहाँ पर बेबी के साथ वहाँ पर कुछ रक्त का स्राव भी होने लगता है। तो उसके शरीर में अगर पहले से ही रक्त की कमी है और प्रसव के दौरान, डिलीवरी के दौरान अगर कुछ ब्लड निकल भी जाता है तो उससे क्या होगा, उसके शरीर में और रक्त की कमी हो जाएगी। तो कभी कभी ऐसा देखने को मिलता है कि अत्यधिक रक्तस्राव की वजह से गर्भवती महिला की कभी कभी डेथ भी हो जाती है, ठीक है। तो इससे बचने के लिए क्या करना चाहिए, आपको शरीर में जो रक्त की मात्रा है उसको मेंटेन करना है, ठीक है। रक्त की मात्रा को मेंटेन करना है, रक्त की कमी को नहीं होने देना है, एनीमिया रोग से बचना है, ठीक। तो इसके चाहिए आपको क्या, उच्च आयरन वाली जो चीज़ें होती हैं उनका सेवन करना चाहिए। फिर अपने डॉक्टर की सलाह का पालन करें। अगर आपको कोई दिक्कत हो रही है तो आपके डॉक्टर की सलाह का पालन करना चाहिए। इसके अलावा आप आयरन से भरपूर खाद्य पदार्थ जैसे बिना चर्बी का मांस, मछली, हरे रंग की पत्तेदार सब्जियां, सूखे बीन्स और आयरन फोर्टिफाइड ब्रेकफास्ट सीरियल सेवन करना चाहिए, ठीक है।
फिर है विटामिन सी युक्त फल। देखो ऐसे कौन सी विटामिन लेना चाहिए जिसमें विटामिन सी होती है। विटामिन सी युक्त फल और सब्जियों वाला भोजन जैसे संतरे हो गया, टमाटर हो गया, शिमला मिर्च हो गई, हरी पत्तेदार सब्जियों का साथ साथ मांस मछली खाने से भी आयरन और शोषण की बढ़ने में मदद करती है। ठीक है, आप हरी पत्तेदार सब्जियां भी ले सकती हैं, बीन्स ले सकती हैं, सोयाबीन भी ले सकती हैं, ऐसी चीज़ आप खा सकती हैं। इससे आपके शरीर में क्या होगा, आयरन की कमी से बचा जा सकता है। ये देखो एक थर्ड है जो पढ़ने आ रहा है, ओमेगा 3 फैटी एसिड। ये क्या होता है, ओमेगा 3 फैटी एसिड में DHA डोकोसैक्सोनोइक एसिड होता है और EPA इकोसापनो इकोसापेंटोइनिक एसिड होता है। DHA आपके बच्चे के मस्तिष्क और आंखों के विकास की आवश्यकता, जो DHA होता है आपके बच्चे के मस्तिष्क और आंखों के लिए बहुत आवश्यक होता है। इसीलिए कभी कभी ओमेगा 3 फैटी एसिड खाने के लिए डॉक्टर बोलते हैं ऐसी चीज़ों के। अलसी के बीज ये कहाँ कहाँ पाया जाता है, ये अलसी का बीज वो जो ग्रामीण क्षेत्रों से पढ़ने वाले लड़के लड़की वहाँ होते हैं वो जानते हैं कि अलसी क्या होता है। और अलसी में छोटा सा बीज होता है, उसे क्या कहते हैं, उसमें तेल निकाला जाता है अलसी से। शायद ये जो शहर के लोग होंगे वो नहीं जानते होंगे कि अलसी क्या होता है, लेकिन ग्रामीण इलाकों में जो लोग रहते हैं, लड़की लड़कियां रहते हैं, वो शायद अच्छे से जानते होंगे कि अलसी क्या होता है। अलसी जनरली जो होती है वो बहुत गर्म होती है और बहुत छोटे, जैसे तिल देखा होगा आपने, तिल, ठीक है, तिल जो देखा होगा तो बिल्कुल तिल की जैसी होती है, थोड़ा तिल से छोटी होती है अलसी, उसका तेल निकाला जाता है और बहुत फ़ायदेमंद होती है। अलसी का सेवन करना चाहिए। अखरोट हो गया, कैनोला का तेल, ओमेगा 3 एसिड अच्छे स्रोत माने जाते हैं। जो ओमेगा 3 फैटी एसिड होता है ये अलसी में मिलता है, अखरोट मिलता है, ये सब चीज़ों में देखने को मिलता है। आप नियमित रूप से तलिए मछली खाने से DHA प्राप्त कर सकते हैं। मछली भी खाएंगे तो हाँ आपको DHA मिल जाएगा। यदि आप मछली नहीं खाते हैं तो DHA युक्त सप्लीमेंट लेने में विचार कर सकती हैं। ऐसे लोग हैं जो मछली नहीं खाते हैं तो अलसी का बीज खा सकते हैं। ठीक है, तो ऐसी चीज़ वो खा सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो जो मेरा रहने वाला है वो रहने वाला है, क्या रहने वाला है, हम MCQ टाइप क्वेश्चन कराएंगे। ठीक है, और सारे आपको यूट्यूब चैनल पर मेरे सारे वीडियो के जितने भी लेक्चर हैं अवेलेबल हैं। मुख्य UP ट्रिपल मुख्य सेव का प्लेलिस्ट नाम से मिल जाएगा। ठीक है, देखते रहिए हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम आरजू क्लासेस। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए। धन्यवाद, शुक्रिया।